हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मनोहर सरकार ने कमर कस ली है। सीएम मनोहर लाल और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के खिलाफ उठाए बड़े कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर नशा रोकने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए शहर और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए पंचायतों का सहयोग भी लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार नशे के खात्मे के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अब इस अभियान में सरकार आम नागरिक को जोड़कर नशे के काले कारोबार और उनसे जुड़े लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा कसेगी। इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटरीट भी बनाया पंचकुला में। जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा, तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना। गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, CHCs में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार ले करके और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं,
उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और एक बड़ा कार्यक्रम आगे आने वाले 4 महीने में हम लोग लेने वाले हैं। उधर चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में हरियाणा साहित्य पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में हिंदी, पंजाबी और उर्दू साहित्यकारों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। सरदार मलूक से इस साहित्य पर्व में जैसा अभी सभी साहित्यकारों का जो सम्मान किया गया, इसमें मुख्य रूप से हिंदी, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत कुल 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी साहित्यकारों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वैसे तो भाषण सम्मान करने वालों का अवसर, आपका जो अवसर मुझे मिला है, इस पर साहित्यकार होना अपने आप में सम्मान की बात है। कोई इस सम्मान के लिए नहीं, बल्कि आप साहित्यकार हैं, इसलिए अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। हम सब अपनी जिंदगी, इसकी कहानी सब जानते हैं और इस नाते से अपनी अपनी कहानी का सब लोग एक प्रकार से वो साहित्यकारी होता है, लेकिन उस साहित्य को लेखनी में कलमबद्ध करना, कविता के द्वारा, कवि के द्वारा कविता के माध्यम से उसको बताया जाना, ये अपने आप में एक विशेष बात है। इसलिए हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी इस कहानी को स्वयं लिखें, अथवा एक कोई भी जो उसकी प्रासंगिकता को समझ सकता है, वो कवि, वो साहित्यकार, वो व्यंगकार, कहानीकार, वो उसको उस रूप से लिखता है। तो हम लोग विभिन्न तरीकों से अपने साहित्य का सृजन करते हैं और साहित्य एक प्रकार का, मैं कहता हूं कि एक प्राण है मनुष्य में। यानी मनुष्य के अंदर ये साहित्य न होता तो जैसा ये बताया गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंस विभीषण हीना, अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के एक जानवर के समान है। साहित्य का अपना ये महत्व है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर प्राचीन भारतीय साहित्य फली फूली, यानी हरियाणा की इस भूमि पर वैदिक मनीषियों ने नई संस्कृति की रचना की। हरियाणा वह पावन धरा है जहाँ वेदों की, उपनिषदों की, गीता के अमर संदेश की, महर्षि वेद व्यास के द्वारा यहाँ पर महाभारत की ये सब रचनाएं की गई हैं। हमारा साहित्य बहुत पुरातन है। साहित्य सृजन की इस कड़ी में आदि कवि पुष्पदंत, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और सूरदास जैसे भगवती शारदा के वृद्ध पुत्रों से शुरू होकर बाबू बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, संत कबीरदास, संत नित्यानंद, सूफी बू अली शाह कलंदर, अजीम शायर हाली पानीपति, संतोष सिंह, बाबा फरीद व लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी से होती हुई समकालीन रचनाशालिकता तक ये पहुंचती है। ऐसा इतिहास हमारा भरा पड़ा है और हम ऐसा भी एक विचार करते हैं कि ऐसे साहित्यकारों की जो कर्मस्थली है, जहां जहां रह करके इन्होंने अपना साहित्य लिखा है, इन सब स्थानों को, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए इन साहित्यकारों के नाम से कुछ न कुछ उल्लेखित ऐसे काम किए जाएं ताकि हमारा हरियाणा इस साहित्यकारों की भूमि इस नाते से चिर परिचित रूप से जाने जाने लगे। यूक्रेन में मौजूदा अनिश्चितताओं और तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फंसे हुए सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे शांत रहें और घबराहट और चिंता से दूर रहें। चिंता का विषय है कि इस समय यूक्रेन में जो टेंशन्स हैं यूक्रेन देश में, और बहुत एक यूक्रेन में
यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वो एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। यहाँ अपने यहाँ चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, वो मुख्य रूप से आप लोग उसको ज़रूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये ज़रूर लिखें आप, 92123 14595 14595। कोई भी जानकारी ऐसी होती है या किसी की कोई वहाँ से सहायता की रिक्वेस्ट आती है तो हम इस पर फॉरवर्ड कर दें एक व्हाट्सएप के रूप में 92123 14595। और इसी प्रकार से जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो इसके लिए रखी है, वो उनकी रेगुलर जो ईमेल आईडी है वही है contact contact@us@at/fcd contact@fcd पूरा लिखना है @gmail.com। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया ही है, तो उसके वहाँ एक अलग से यूक्रेन सेल इस नाम से 2 लोगों को हमने बैठाया है ताकि वो जानकारियाँ, जो कि हमारे पास तो जानकारियाँ आएंगी वो MEA में जानकारी हमने देनी है, सहायता उन्हीं के माध्यम से होगी। एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस से हमने बैठाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।